दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, नागरिक शास्त्र अथवा राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों के अध्ययन के क्रम में इस वीडियो में प्रस्तुत है अराजकतावाद और फांसीवाद से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसमें हम उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल करेंगे जो आपके परीक्षाओं की दृष्टि से अति संभावित और महत्वपूर्ण हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम अराजकतावाद से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न है, राज्य के सावयविक होने पर किस वर्ग का विश्वास था? ऑप्शन है आदर्शवादियों का, समाजवादियों का, संविदावादियों का या धर्मतांत्रिकों का। तो सही उत्तर आदर्शवादियों का, ऑप्शन ए। दोस्तों याद रखिएगा, आदर्शवादी राज्य को एक सावयविक या सजीव प्राणी मानते हैं। इसकी प्रारंभिक झलक हमें प्लेटो और अरस्तु के विचारों में मिलती है। प्लेटो राज्य को व्यक्ति का बृहद रूप मानता है। वास्तव में रूसो के सिद्धांतों को ही वर्तमान आदर्शवाद की नींव माना जाता है। कांट को वर्तमान आदर्शवाद का जनक माना जाता है और रूसो, कांट, स्पिनोजा, हीगल, बोसांके, ब्रेडले, फिक्टे आदि इसके व्याख्याकार हैं। दोस्तों, हीगल जो है राज्य को पृथ्वी पर ईश्वर का साक्षात अवतरण मानता है। ब्रेडले के अनुसार राज्य एक नैतिक सावयवी है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का स्थान निश्चित है, और बोसांके के अनुसार एक संस्था में एक से अधिक मस्तिष्क के उद्देश्यों और विचारों का संयोग होता है और ये संयोग लगभग अस्थायी रूप से होता है। वह राज्य को स्वयं नैतिकता का मूर्त रूप मानता है। अगला प्रश्न है, किस विचारधारा का उद्देश्य राजनीति का आध्यात्मिकरण है? ऑप्शन है मार्क्सवाद, समाजवाद, सर्वोदय या फिर बहुलवाद। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। आप जान लीजिए, सर्वोदय यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, आप जान लीजिए कि सर्वोदय का उद्देश्य राजनीति का आध्यात्मिकरण है। सर्वोदय शब्द का प्रयोग गांधी जी ने सबसे पहले जॉन रस्किन की पुस्तक अन टू दिस लास्ट के हिंदी रूपांतर के शीर्षक के लिए किया था। गांधी जी का ध्येय एक ऐसी नवीन समाज व्यवस्था का निर्माण करना था जो कि सत्य और अहिंसा पर आधारित हो, जिसमें मनुष्य द्वारा मनुष्य का शोषण न हो, विषमता के स्थान पर समानता, प्रतिस्पर्धा के स्थान पर सहयोग और संघर्ष के स्थान पर सद्भावना और प्रेम का साम्राज्य हो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अराजकतावादी नहीं था? आपको बताना है। ऑप्शन है क्रोपाटकिन, बाकुनिन, गांधी जी या सुभाष चंद्र बोस। तो सही उत्तर सुभाष चंद्र बोस अराजकतावादी नहीं थे। सुभाष चंद्र बोस समाजवाद के समर्थक थे, लेकिन उन्होंने परंपरावादी मार्क्सवाद को स्वीकार नहीं किया। उनकी हिंदू आध्यात्मवादी दर्शन की तत्वशास्त्री धारणाओं में इतनी गहरी आस्था थी कि मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद उनकी आत्मा को कभी संतोष नहीं दे सकता था। इसके अलावा प्रिंस क्रोपाटकिन, माइकल बाकुनिन और गांधी जी अराजकतावादी विचारक थे। अगला प्रश्न एक महत्वपूर्ण कथन है कि संपत्ति चोरी है, ये किसने कहा था? ऑप्शन है हाब्स, लेनिन, मार्क्स या प्रूदो। तो सही उत्तर ऑप्शन डी, प्रूदो। दोस्तों, फ्रांसीसी विचारक प्रूदो अराजकतावादी हैं। इन्होंने अपनी कृति व्हाट इज प्रॉपर्टी में कहा है कि संपत्ति चोरी है। वह सिद्धांत जिसके अनुसार किसी भी तरह की सरकार अनावश्यक या अवांछनीय है, उसे अराजकतावाद या एनार्किज्म कहा जाता है। अराजकतावादी विचारकों का मानना है कि मनुष्य मूलतः विवेकशील, निष्कपट और न्यायपरायण प्राणी है। यदि समाज सही ढंग से संगठित हो तो किसी प्रकार के बल प्रयोग की जरूरत नहीं होगी। ऐसी हालत में सरकार निरर्थक हो जाएगी। प्रूदो ने संपत्ति को चोरी माना और साम्यवाद का भी खंडन किया। प्रूदो ने व्यक्ति की स्वाधीनता के अधिकार के समर्थन में ये तर्क दिया कि व्यक्ति को निजी संपत्ति की एक निश्चित मात्रा आवश्यक है। मनुष्य को अपने आवास, व्यवसाय, इसके अलावा अपने परिवार के निर्वाह के लिए बुनियादी आवश्यकता की वस्तुएं प्राप्त होनी चाहिए, यानी एक निश्चित मात्रा से अधिक संपत्ति रखना चोरी है। तो याद रखिएगा, संपत्ति चोरी है, ये प्रूदो का कथन है। अगला प्रश्न है, गांधी जी फांसीवादी अराजकतावादी विचारक थे किसकी तरह? टी.एच. ग्रीन की तरह, टॉलस्टॉय की तरह, लास्की की तरह या इनमें से किसी की तरह भी नहीं।
तो सही उत्तर है इनमें से किसी की तरह भी नहीं, क्योंकि गांधी जी फांसीवादी अराजकतावादी नहीं थे, वे लियो टॉल्स्टॉय की तरह एक दार्शनिक अराजकतावादी थे। उनकी मान्यता थी कि अहिंसा पर आधारित नवीन सामाजिक व्यवस्था में एक केंद्रीकृत और बाध्यकारी राज्य के लिए कोई स्थान न होगा, और गांधी जी की प्रवृत्ति स्पष्ट रूप से राज्य विरोधी थी। फांसीवादी राज्य को सर्वशक्तिशाली बनाना चाहते थे, इसलिए ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा गांधी जी की राजनीति के प्रतिरूप या मॉडल का लक्षण नहीं है? ऑप्शन है नीति, आचार, धर्म, मानवता या फिर सत्ता। तो सही उत्तर है गांधी जी के राजनीतिक मॉडल में शक्ति या सत्ता का स्थान नहीं है। गांधी जी सत्ता की राजनीति के विरोधी थे। वे राजनीति को मानवता की सेवा का आधार बनाना चाहते थे और धर्म को राजनीति के साथ मिलाने का गांधी जी का उद्देश्य राजनीति के नैतिक आधार को पुष्ट करना था। गांधी जी मैकियावेली की राजनीति को मनुष्य के व्यक्तित्व के लिए घातक मानते हुए राज्य रूपी सत्ता के नियंत्रण के पक्ष में थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक महात्मा गांधी की होम रूल की संकल्पना जिसके हिंद स्वराज में रूपरेखा दी गई है उसका भाग नहीं है? ऑप्शन है आत्मनिर्भरता, संसदीय शासन, सामाजिक सुधार या ग्राम गणराज्य। तो यहाँ पर देखिए गांधी जी के हिंद स्वराज में संसदीय शासन जो है ये हिंद स्वराज का भाग नहीं है। हिंद स्वराज गांधी जी की महत्वपूर्ण रचना है। इसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सुधारों की व्यापक रूपरेखा का वर्णन किया गया है। संसदीय शासन गांधी जी के आलोच्य विषय था। इस शासन प्रणाली को उन्होंने बांझ और बेश्या तक कह डाला था और हिंद स्वराज में उन्होंने संसदीय शासन के स्वरूप की चर्चा नहीं की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सिद्धांतों में से महात्मा गांधी द्वारा किसका प्रतिपादन नहीं किया गया है? न्यासिता का सिद्धांत, पंचायत राज, केंद्रीकरण का सिद्धांत या अहिंसा का सिद्धांत। तो याद रखिएगा गांधी जी ने केंद्रीकरण का नहीं बल्कि विकेंद्रीकरण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। इसके अलावा न्यासिता यानी ट्रस्टीशिप, पंचायती राज और अहिंसा का सिद्धांत गांधी जी द्वारा प्रतिपादित किया गया है। दोस्तों, गांधी जी केंद्रीकरण के सिद्धांत के स्थान पर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का समर्थन करते हैं और ग्राम स्वराज की अवधारणा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पर आधारित है। इसका संचालन पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना के द्वारा ही संभव है। अगला प्रश्न है, दुनिया में प्रत्येक मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति के लिए पर्याप्त संसाधन है, न कि उसके लालच के लिए। ये कथन किससे संबंधित है? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ये कथन महात्मा गांधी का है। गांधी जी का मानना था कि मनुष्य को भौतिक वस्तुओं का उतना ही उपभोग करना चाहिए जितना कि उसके शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अनिवार्य हो। इससे सभी की भौतिक अवस्थाओं की पूर्ति हो सकेगी। इसी संदर्भ में इनका कथन है कि इस धरती पर इतने संसाधन तो हैं जिनसे सबकी अनिवार्य आवश्यकताएं पूरी हो सके, लेकिन इतने संसाधन नहीं हैं जिनसे किसी की लालसा शांत की जा सके। दोस्तों, गांधी जी पश्चिमी सभ्यता को शैतानी सभ्यता कहते हैं क्योंकि ये उपभोक्तावाद का रास्ता दिखाकर नैतिक पतन की ओर ले जाती है। गांधी जी ने सर्वोदय तथा न्यासधारिता का सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार पूंजीपति उत्पादन के साधनों को संपूर्ण समाज की धरोहर मानकर उनका प्रयोग केवल लोक कल्याण के लिए करें और निजी लाभ के लिए नहीं, जिससे सबका उदय या सबका कल्याण हो सके। अगला प्रश्न है, अराजकतावाद है। देखिए, राज्य का समर्थक, राज्य के विरुद्ध, व्यक्ति का समर्थक या राज्य और व्यक्ति दोनों का समर्थक। तो याद रखिएगा अराजकतावाद राज्य के विरुद्ध है। दोस्तों, अराजकतावाद ये सिद्धांत है जो मानव समाज की सारी बुराइयों को दूर करने के लिए अराजकता यानी राज्य या राज्य शक्ति के अंत का समर्थन करता है। अराजकतावादियों के प्रहार का मुख्य लक्ष्य तो राज्य है, लेकिन साधारणतया वे किसी भी तरह की सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक सत्ता का खंडन करते हैं और मनुष्यों के मध्य स्वैच्छिक सहयोग और परस्पर सहायता पर बल देते हैं। और अराजकतावादी बल प्रयोग और निजी संपत्ति का विरोध करते हैं। अराजकतावादी राज्य के अंत का समर्थन करते हैं, लेकिन ये कैसे किया जाए और उसके बाद कैसी व्यवस्था स्थापित की जाए, इस पर उनके विभिन्न दृष्टिकोण हैं, जिनमें साम्यवाद, स्वेच्छातंत्रवाद और गांधीवाद आते हैं। अराजकतावाद के बाद आइए फांसीवाद से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। ये प्रश्न भी आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं।
अगला है किसने राज्य को एक साध्य के साधन के रूप में नहीं बल्कि स्वतः साध्य के रूप में माना है? ऑप्शन है जनतंत्रवादी, तानाशाह, उदारवादी या धार्मिक प्रमुख। तो सही उत्तर तानाशाह। दोस्तों, जनतंत्रवादी या लोकतंत्रवादियों के विपरीत तानाशाह व्यक्ति की अपेक्षा राज्य को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। इनके लिए राज्य साधन नहीं अपितु साध्य है। और आप जान लीजिए कि अधिनायकवादी व्यवस्थाओं में नागरिक जीवन के सभी पहलुओं को शक्ति द्वारा नियंत्रित किया जाता है और राज्य का महिमा मंडन किया जाता है। अगला प्रश्न है आधुनिक तानाशाही ने जन्म दिया है किसको? सर्वसत्तावादी राज्य को, सामूहिक नेतृत्व को, बहुमत के शासन को या मूल्य आधारित समाज को? तो याद रखिएगा, आधुनिक तानाशाही ने सर्वसत्तावादी राज्य को जन्म दिया है। आधुनिक तानाशाही ने दो रूपों को जन्म दिया, इनमें से फांसीवाद और नाजीवाद प्रमुख हैं। मुसोलिनी ने लिखा है राज्य की फासिस्ट संकल्पना में सब कुछ समा जाता है, इसके बाहर किन्हीं मानवीय या आध्यात्मिक मूल्यों का अस्तित्व संभव नहीं है। सर्वाधिकारवाद के अंतर्गत नागरिकों की समस्त गतिविधियों पर राज्य का नियंत्रण बना रहता है और नाजीवाद के प्रतिपादक एडोल्फ हिटलर के विचार भी सर्वाधिकारवाद की पुष्टि करते हैं। अगला प्रश्न है जन लोकतांत्रिक अधिनायकवाद का विचार किसने दिया था? माओ, मार्क्स, स्टालिन या काटस्की? बताना है आपको, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आप सभी के लिए। तो सही उत्तर है जन लोकतांत्रिक अधिनायकवाद का विचार माओ ने प्रस्तुत किया था। माओ चीन में एक नवीन लोकतंत्र की स्थापना का विचार देता है। वो लोकतांत्रिक और अधिनायकतंत्री दोनों ही गुणों वाला होगा। वो लोकतांत्रिक सर्वसाधारण के लिए होगा और अधिनायकतंत्री अब तक के शोषक वर्ग के लिए होगा। इस अर्थ में भी लोकतांत्रिक होगा कि ये जनता के हितों के ध्यान में रखकर शासन करता है और अधिनायकतंत्री इसलिए कि क्रांति के विरोधियों के खात्मे के लिए ये निरंकुश शक्ति का प्रयोग करता है। चीन में समाजवाद के संस्थापक माओ जेडोंग ने इसका वर्णन अपनी कृति द पीपल डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप में किया है। एक देखिए महत्वपूर्ण कथन है कि सभी कुछ राज्य के अंदर है, राज्य के विरुद्ध और बाहर कुछ नहीं। ये किसने कहा है? तो सही उत्तर मुसोलिनी, ऑप्शन डी। दोस्तों, फांसीवाद एक सर्वशक्तिमान राज्य का समर्थन करता है। राज्य की सत्ता परम असीमित और अविभाज्य है। इसी संदर्भ में मुसोलिनी ने कहा है कि राज्य के बाहर कुछ नहीं, इसके विरुद्ध कुछ नहीं, इसके ऊपर कुछ नहीं। राज्य के हित के सामने व्यक्ति का हित गौण है। इसी प्रकार ट्रीटस के एक विचारक हैं, उन्होंने कहा है कि दंडवत होकर राज्य की पूजा करनी चाहिए। अगला प्रश्न है जिसे जीना है उसे युद्ध करना होगा, ये कथन किसका है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑप्शन है सिकंदर, मुसोलिनी, माओ से तुंग या फिर हिटलर का। तो सही उत्तर है जिसे जीना है उसे युद्ध करना होगा, हिटलर का कथन है। हिटलर ने कहा था कि अविराम युद्ध से ही मानव जाति की उन्नति हुई है। जिसे जीना है उसे युद्ध करना होगा और सदा के लिए शांति की स्थापना से मानव जाति गर्त में चली जाएगी। एक अन्य स्थान पर हिटलर ने कहा है कि युद्ध सदाबहार और विश्वव्यापी है, युद्ध जिंदगी है, हर संघर्ष युद्ध है, हर चीज की उत्पत्ति युद्ध के माध्यम से हुई है। अगला प्रश्न है आधुनिक समय में बल सिद्धांत के बलिष्ठ समर्थक कौन थे? ऑप्शन है लेनिन, हिटलर, विंस्टन चर्चिल या महात्मा गांधी। तो सही उत्तर हिटलर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आप जान लीजिए 1924 से 1927 के दौरान हिटलर की आत्मकथा मीन कैंप प्रकाशित हुई। इसके माध्यम से हिटलर के विचारों की जानकारी मिलती है। हिटलर और मुसोलिनी दोनों ही नीत्शे के इस मत से सहमत थे कि मानव इतिहास एक राष्ट्र का दूसरे राष्ट्र पर प्रभुत्व प्राप्त करने के लिए संघर्ष का इतिहास है। इसलिए दोनों ने ही युद्ध और साम्राज्यवाद का समर्थन किया। हिटलर का तो यहाँ तक विश्वास था कि आर्य सभ्यता का उदय ही आर्य जाति द्वारा निम्न कोट की जातियों पर विजय प्राप्त करने से हुआ है। अपनी आत्मकथा में वो लिखता है, निरंतर युद्ध द्वारा ही मानव जाति महान बन सकती है और सर्वकालिक शांति उसका विनाश कर देगी। इससे सिद्ध होता है कि हिटलर शक्ति का परम पुजारी था। हिटलर का ये भी विचार था कि एक झूठ भी बार बार दोहराने से सत्य बन सकता है। हिटलर को हीगल का राजनीतिक शिष्य कहा जाता है और इटली में गिवोनी जेंटिल ने हीगलवादी दर्शन का अनुसरण किया और दर्शन के आधार पर फांसीवाद की प्रतिष्ठा की थी।
अगला प्रश्न है नाजीवाद का जनक था कौन, आपको बताना है। ऑप्शन है इंदिरा गांधी, मुसोलिनी, हिटलर और लेनिन। तो सही उत्तर हिटलर। दोस्तों याद रखिएगा, जर्मन नाजीवाद 1933 में हिटलर के चांसलर के पद पर आसीन होने से बहुत पूर्व ही सैद्धांतिक रूप में प्रकट हो चुका था। वर्ष 1920 में गॉटफ्रीड फैडर ने नाजीवाद के मूल सिद्धांतों की व्याख्या की थी। 1924 से 27 के मध्य हिटलर की आत्मकथा का प्रकाशन हुआ और 1930 में अल्फ्रेड रोजनबर्ग ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द मिथ ऑफ द 20th सेंचुरी में नाजीवाद के दर्शन की विवेचना की। इसके अतिरिक्त हिटलर और मुसोलिनी के अनेक व्याख्यानों तथा लेखों द्वारा फांसीवाद और नाजीवाद के सिद्धांतों का प्रतिपादन और स्पष्टीकरण किया गया। इस प्रकार फांसीवाद तथा नाजीवाद ने एक विचारधारा और दर्शन का रूप ग्रहण किया, लेकिन ये उल्लेखनीय है कि इनके सिद्धांत का दर्शन की अपेक्षा एक आंदोलन के रूप में अधिक महत्व है। इसलिए जोड ने इसको व्यवहारिक दर्शन कहा है। नाजीवादी दर्शन को एक व्यवहारिक आंदोलन का रूप देने के कारण हिटलर को इसका जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है अस्थायी अधिनायकवाद के अस्थायी और सुस्थापित अत्याचारपूर्ण व्यवस्था बन जाने की संभावना सदा बनी रहती है, ये कथन किसका है। तो सही उत्तर के.सी. वियर का। दोस्तों ये कथन के.सी. वियर का है। के.सी. वियर अपनी पुस्तक मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन में चेतावनी देते हुए लिखते हैं कि शासक वर्ग युद्ध या आपात की स्थितियों में शक्ति को अपने हाथों में केंद्रित कर लेते हैं, उसे अस्थायी बनाकर अत्याचारपूर्ण व्यवस्था में बदल देते हैं। और इसी संदर्भ में उन्होंने लिखा है कि अस्थायी अधिनायकवाद के अस्थायी और सुस्थापित अत्याचारपूर्ण व्यवस्था बन जाने की संभावना हमेशा बनी रहती है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से फांसीवाद की विशेषता कौन नहीं है। ऑप्शन देखिए, फांसीवाद एक सर्वशक्ति संपन्न राज्य का समर्थन करता है, बिल्कुल सही है। इसमें जातीय सर्वोच्चता पर बल दिया जाता है, सही है। ये महामानव पूजा और वर्ग विशेष में विश्वास करता है, सही है। और ये अंतर्राष्ट्रीय कानूनों में पूरी निष्ठा रखता है, ये सही नहीं है। दोस्तों फांसीवाद अंतर्राष्ट्रीयता और शांति का विरोधी है, ये अंतर्राष्ट्रीय कानूनों में निष्ठा नहीं रखता है। फांसीवादी चिंतन की कुछ अन्य महत्वपूर्ण विशेषताएं जान लीजिए कि ये विचारधारा का विरोधी है और इसका कोई क्रमबद्ध दर्शन नहीं है। ये कार्य प्रधान आंदोलन है और व्यवहारिक है। यह सर्वाधिकारवादी अवधारणा है और राज्य को सर्वोच्च और सर्वशक्तिमान संस्था मानती है। ये समाजवाद और साम्यवाद विरोधी है। ये तर्क और बुद्धि विरोधी है। ये महामानव पूजा और विशिष्ट वर्ग में विश्वास करता है। ये लोकतंत्र विरोधी है। ये हिंसा और युद्ध का समर्थक है। ये उग्र राष्ट्रवाद का समर्थक है। ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता का विरोधी है। ये क्रांति विरोधी विचारधारा है। ये व्यक्तिवाद और उदारवाद विरोधी है। ये अर्थव्यवस्था पर राज्य नियंत्रण का समर्थक है और ये अंतर्राष्ट्रीयता और शांति का विरोधी है। अगला प्रश्न है फांसीवाद निम्नलिखित में से किस एक सिद्धांत का समर्थन नहीं करता है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन है समाज की निगमवादी समझ, प्रजाति उत्कृष्टता, सर्वहारा की तानाशाही या आज्ञा पालन और अनुशासन। तो यहाँ पर आप देखिए, फांसीवाद सर्वहारा की तानाशाही में विश्वास नहीं करता है। फांसीवाद साम्यवाद और समाजवाद का विरोधी है। ये सर्वहारा की तानाशाही का समर्थन नहीं करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, फांसीवाद निम्नलिखित में से किसको महिमा मंडित करता है, आपको बताना है। हिंसा, युद्ध, नेता या क्रांति को। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा फांसीवाद हिंसा को समर्थन देता है, युद्ध को देता है और नेता को। तो यहाँ पर ए, बी और सी आपके सही हो जाएंगे। प्रथम विश्व युद्ध के बाद अनेक देशों में अधिनायकवादी शासन का उदय हुआ, जिसमें इटली में फांसीवाद और जर्मनी में नाजीवाद का प्रमुख स्थान है। फांसीवादी जनता को गुमराह करके नेता को एक दैवी शक्ति के रूप में स्थापित करता है। नीत्शे ने जनता के ऊपर शासन करने के लिए एक पुरुषोत्तम या सुपरमैन की कामना की है। फांसीवादी और नाजीवाद में भी दलीय नेता को ड्यूस आर फ्यूहरर या पुरुषोत्तम वीर पुरुष हीरो माना जाता है और जनता को भावुक, मूर्ख, निर्बल लेकिन वीर पुरुष के प्रति श्रद्धालु माना जाता है।
ये प्रचार किया जाता है कि नेता अपनी अंतः प्रेरणा से जनता का पथ प्रदर्शन करता है। और एक विचारक हैं रोक्को, इनका विश्वास था कि मुसोलिनी की अंतः प्रेरणा शक्ति अचूक है और यह उसकी संकट के समय सहायता करती है। इसलिए इटली का राष्ट्रीय नारा बन गया कि मुसोलिनी सदैव ठीक सोचता है और ठीक कार्य करता है। मुसोलिनी कहता है कि आदमी के लिए युद्ध वही है जो औरत के लिए मातृत्व। इसी प्रकार फांसीवाद हिंसा, युद्ध और राज्य का महिमा मंडन करते हुए उसमें नेता को सबसे ऊपर रखता है। अगला प्रश्न है, फांसीवाद के फासीस शब्द का अर्थ क्या है? तो हमारे बहुत सारे साथी इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं। दोस्तों, फांसीवाद में फासिस्ट शब्द का अर्थ प्राचीन रोम के अधिकारियों की शक्ति के प्रतीक के रूप में डंडों का समूह होता है। फांसीवाद जो है, इसके फासिस्ट शब्द का अर्थ प्राचीन रोम के दंडाधीशों की शक्ति के प्रतीक के रूप में डंडों का समूह है। इसे सार्वजनिक शक्ति का प्रतीक माना जाता था। इसे दंडाधीशों यानी मजिस्ट्रेट के सेवक उठाकर चलते थे। अंग्रेजी के फासिज्म शब्द की उत्पत्ति इटालवी शब्द फासियो से हुई है। इसका अर्थ डंडों का गट्ठर जो कुल्हाड़े की मूठ के चारों ओर लाल फीते से बंधा होता है। और प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के दौरान ये डंडा समूह इटली के हित में जीने मरने वाले लोगों के संगठन का सूचक था। फासियो की स्थापना मुसोलिनी के नेतृत्व में 1915 में मिलान शहर में की गई और साम्यवाद से लड़ने के लिए इसका पुनर्गठन 1919 में किया गया था। अगला है, फांसीवाद का जन्म हुआ था कहाँ पर? तो आप सभी जानते हैं फांसीवाद की उत्पत्ति इटली में हुई थी। और आप जान लीजिए, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान फांसीवाद का जन्म इटली में हुआ जब मुसोलिनी के नेतृत्व में 1915 में मिलान में पहले फांसियों की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप देख सकते हैं कौन सा सही सुमेलित है? तो 3 आपके सही सुमेलित नहीं है, 1 आपका सही सुमेलित है। देखिए, नाजीवाद फ्रांस आपका सही सुमेलित नहीं है। नाजीवाद जो है ये जर्मनी से संबंधित है। गिल्ड समाजवाद जर्मनी, तो ये आपका गलत है। आप जान लीजिए, गिल्ड समाजवाद तथा फेबियनवाद का उदय इंग्लैंड में हुआ था। इंग्लैंड में गिल्ड समाजवाद का उदय हुआ था। फांसीवाद इटली सही है। फेबियनवाद सोवियत संघ, तो ये भी आपका फेबियनवाद का उदय इंग्लैंड में हुआ था। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि सही सुमेलित है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि नाजीवाद का जन्म जर्मनी में और फांसीवाद का जन्म इटली में हुआ था। नाजीवाद का जन्मदाता हिटलर और फांसीवाद का जन्मदाता मुसोलिनी था। गिल्ड समाजवाद या श्रेणी समाजवाद और फेबियनवाद का उदय इंग्लैंड में हुआ था। श्रेणी समाजवाद को स्थापित करने का श्रेय ए.जे. पेंटी और ए.आर. ऑरेज को दिया जाता है। विकल्प सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, फासिज्म किस भाषा से लिया गया है? अंग्रेजी, फ्रेंच, लैटिन या ग्रीक? तो सही उत्तर लैटिन। दोस्तों, अंग्रेजी के फासिज्म शब्द की उत्पत्ति इटालवी शब्द फासियो से हुई है, जो मूलतः लैटिन भाषा के शब्द फासिस से निकला है। अगला प्रश्न है, इटली में फांसीवाद का उदय परिणाम था किसका? पुनर्जागरण का, प्रथम विश्व युद्ध का, नेपोलियन युद्ध का या औद्योगिक क्रांति का? तो सही उत्तर फर्स्ट वर्ल्ड वार यानी प्रथम विश्व युद्ध का। दोस्तों, फासिस्ट आंदोलन के प्रारंभिक दौर में मुसोलिनी का ध्येय केवल सत्ता को अपने हाथ में लेना था, किंतु प्रथम विश्व युद्ध के बाद की परिस्थितियों में मुसोलिनी ने अपना दृष्टिकोण बदला और वर्ष 1926 के बाद उसकी सरकार का स्वरूप अधिनायक तंत्री हो गया था। अगला प्रश्न है, किसने कहा था कि आदमी के लिए युद्ध वही है जो औरत के लिए मातृत्व है? तो सही उत्तर ये कथन मुसोलिनी का है, याद रखिएगा। दोस्तों, फांसीवाद युद्ध को मानवता का विरोधी नहीं बल्कि राज्यों की सेहत बनाने वाला व्यायाम यानी एक्सरसाइज मानता है। मुसोलिनी ने कहा कि युद्ध राज्य के लिए वैसा ही है जैसा कि नारी के लिए मातृत्व, और शांति का नारा उत्साहहीन, कमजोर और नपुंसक देश देते हैं। युद्ध की आग में तप कर ही शक्तिशाली राष्ट्र सोना बनते हैं। अगला प्रश्न है, मेरा प्रोग्राम या कार्यक्रम कार्य है, बात नहीं, ये कथन किसका है? तो सही उत्तर ये कथन भी मुसोलिनी का है। दोस्तों, फांसीवाद एक सुनिश्चित और स्पष्ट सिद्धांत के रूप में नहीं उभरा, यह एक कार्यक्रम के रूप में सामने आया।
मुसोलिनी ने स्वयं कहा कि हम निश्चित सिद्धांतों में विश्वास नहीं रखते, फांसीवाद वास्तविकता पर आधारित है। हम निश्चित तथा वास्तविक उद्देश्य प्राप्त करना चाहते हैं। हमारा उद्देश्य काम करना है, बात नहीं। देशकाल की परिस्थितियों के अनुसार हम कुलीन तंत्री और जनतंत्री, रूढ़िवादी और प्रगतिवादी प्रतिक्रिया और क्रांतिकारी तथा कानूनी और गैर कानूनी बन सकते हैं। इस प्रकार फांसीवाद का कोई निश्चित सिद्धांत नहीं है। अगला है, किसने कहा है कि युद्ध पुरुष के लिए वही है जो स्त्री के लिए मातृत्व। तो सही उत्तर मुसोलिनी का ये कथन है कि युद्ध पुरुष के लिए वही है जो स्त्री के लिए मातृत्व है। अगला प्रश्न है कि जर्मनी में हिटलर ने किस प्रकार के शासन की स्थापना की थी? लोकतंत्र, तानाशाही, कुलीन तंत्र या राजतंत्र? तो सही उत्तर तानाशाही। दोस्तों, हिटलर ने जर्मनी में तानाशाही यानी अधिनायक तंत्र की स्थापना की थी। तानाशाह शब्द का प्रयोग साधारणतया ऐसे संदर्भ में होता है जहां कोई व्यक्ति अपने विलक्षण नेतृत्व, लोकप्रियता या सैन्य संगठन की निष्ठा के बल पर सांविधानिक व्यवस्था को धराशायी करके पूर्ण सत्ता पर अपना अधिकार स्थापित कर लेता है। अगला प्रश्न है, नाजियों द्वारा किस पुस्तक को अपना बाइबिल माना गया है? दास कैपिटल, वार एंड पीस, मीन कैंप या कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो? तो सही उत्तर मीन कैंप यानी मेरा संघर्ष को। दोस्तों, जर्मनी में नाजियों द्वारा हिटलर की पुस्तक मीन कैंप यानी मेरा संघर्ष को बाइबिल माना जाता है। ये पुस्तक हिटलर की आत्मकथा के साथ साथ उसकी राजनीतिक विचारधारा और जर्मनी के बारे में उसकी योजनाओं का वर्णन है। जर्मनी के लैंड्सबर्ग जेल में बंद हिटलर ने वर्ष 1923 में बोलना शुरू किया, जिसे हिटलर का सहायक रुडोल्फ हेस लिखता गया। इस पुस्तक का संपादन रुडोल्फ हेस ने ही किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने फांसीवाद के सिद्धांत का वर्णन इस रूप में किया है कि वह समाजवाद का राष्ट्रवादी रूप है? ऑप्शन है मार्टिन हेडेगर, जॉर्ज सोरेल, एल्फ्रेड रोक्को या फिर रुडोल्फ जेलिन। तो सही उत्तर एल्फ्रेड रोक्को। दोस्तों, एल्फ्रेड रोक्को ने फांसीवाद के सिद्धांत का वर्णन इस रूप में किया है कि वह समाजवाद का राष्ट्रवादी रूप है। रोक्को इटली में लंबे समय तक राष्ट्रवादियों का नेता था। वो इटली में नए गठबंधन सरकार में न्याय मंत्री या मिनिस्टर ऑफ जस्टिस था और यह परिभाषा उसने 1925 में चेंबर ऑफ डिप्यूटीज के समक्ष भाषण देते हुए कहा कि समाजवाद का राष्ट्रीय वर्जन प्रत्येक लोगों में खुशी लाएगा। अगला प्रश्न है, फांसीवादियों के अनुसार जनतंत्र का सर्वाधिक वास्तविक रूप निम्न में से किसके द्वारा चलाई जाने वाली सरकार में पाया जाता है? आपको बताना है। अभिजात वर्ग, जंगखोर, जनतंत्रवादी या अराजकतावादी? तो सही उत्तर अभिजात वर्ग द्वारा। दोस्तों, आप जान लीजिए, फांसीवाद समानता विरोधी और विशिष्ट वर्ग के सिद्धांत तथा नेतृत्व पूजा में विश्वास रखते हैं। इनके अनुसार फ्रांस के पश्चात लोकतंत्रवाद आया, पर वह वास्तविक रूप में जनता के शासन की स्थापना न कर सका। इनके अनुसार लोकतंत्र में शक्ति कुछ चतुर और स्वार्थी लोगों के हाथों में केंद्रित हो जाती है, इसलिए ये लोकतंत्र को भ्रष्ट, काल्पनिक और अव्यवहारिक शासन व्यवस्था मानते हैं। फांसीवाद के प्रमुख सिद्धांतों में विचारधारा का अभाव, बुद्धिवाद के खिलाफ, अंधराष्ट्रवाद, युद्ध प्रेम, सर्वशक्तिमान राज्य, विशिष्ट वर्ग में विश्वास, हिंसा को महत्व और समाजवाद, साम्यवाद तथा लोकतंत्र का विरोध है। अगला प्रश्न है, फांसीवाद ने राज्य को माना है क्या? एक आवश्यक बुराई, वर्ग विरोध की असमाध्यता का परिणाम और अभिव्यक्ति, व्यक्तियों पर एक निरंकुश शक्ति और परिवार और गांव का ऐसा संगठन जिसका उद्देश्य पूर्ण और आत्मनिर्भर होना है। तो सही उत्तर फांसीवाद ने राज्य को व्यक्तियों पर एक निरंकुश शक्ति माना है। फांसीवाद ने राज्य को व्यक्तियों पर निरंकुश शक्ति माना है। इसके अनुसार राज्य सर्वशक्तिमान और निरंकुश है। इसकी मान्यता है कि सब कुछ राज्य के अंदर है, राज्य के बाहर, और राज्य के विरुद्ध कुछ भी नहीं है। यह उदारवाद और लोकतंत्र का घोर विरोधी है। ये निगमित राज्य में विश्वास करता है। ये मानव को राज्य पर कुर्बान कर देता है और मानव अधिकारों को मान्यता नहीं देता। इसके अनुसार राज्य साध्य है और नागरिक साधन मात्र हैं। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सी विशेषता फांसीवाद में पाई जाती है? आपको बताना है। प्रजातंत्र का विरोधी, राज्य को साधन मानता है, समाजवाद का पोषक है, अंतर्राष्ट्रीय शांति का अग्रदूत है। तो सही उत्तर दोस्तों फांसीवाद प्रजातंत्र का विरोधी है।
फांसीवाद प्रजातंत्र यानी लोकतंत्र का विरोधी है। फांसीवाद का मानना है कि फ्रांसीसी क्रांति के बाद लोकतंत्रवाद आया और वास्तविक रूप से जनता के शासन की स्थापना न कर सका। लोकतंत्र में सत्ता कुछ चतुर और स्वार्थी लोगों के हाथ में केंद्रित हो गई, इसलिए फांसीवाद लोकतंत्र को भ्रष्ट, काल्पनिक और अव्यवहारिक शासन व्यवस्था मानता है। फांसीवाद प्रजातंत्र की तुलना शव से करता है। ये संसद को बातों की दुकान और बहुमत के शासन को उल्लुओं की व्यवस्था कहकर उपहास उड़ाते हैं। मुसोलिनी प्रजातंत्र की व्याख्या इस प्रकार करता है कि ये समय समय पर लोगों की जनता की संप्रभुता का झूठा आभास देती रहती है, जबकि वास्तविक तथा प्रभावशाली संप्रभुता अदृश्य, गुप्त और अनुत्तरदायी हाथों में रहती है। अब आइए आज के वीडियो के आखिरी प्रश्न पर आते हैं। दोस्तों, फांसीवाद विश्वास करता है क्या? राज्य दल से श्रेष्ठ है, दल राज्य से श्रेष्ठ है, राज्य और दल दोनों एक दूसरे से अलग हैं, या फिर राज्य और दल एक ही हैं? तो सही उत्तर है फांसीवाद विश्वास करता है कि राज्य दल से श्रेष्ठ है। फांसीवाद के अनुसार राज्य दल से श्रेष्ठ है। फांसीवाद शब्द का प्रयोग उस सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था के रूप का वर्णन करने के लिए किया जाता है जो मुसोलिनी के नेतृत्व में वर्ष 1922 में इटली में स्थापित हुई थी। दोस्तों, फांसीवाद राज्य को सर्वशक्तिमान, सर्वोच्च और नैतिक इकाई मानता है। ये उदारवाद तथा लोकतंत्र का घोर विरोधी है और ये निगमित राज्य यानी कॉरपोरेट स्टेट में विश्वास रखता है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। राजनीति विज्ञान और नागरिक शास्त्र की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों के अध्ययन में हमने अराजकतावाद और फांसीवाद से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया। ये प्रश्न आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ राजनीति विज्ञान के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।